नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 12वीं का आरो भाग 2 से मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, इस पाठ के लेखक है धर्मवीर भारती। इस पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी बरसात का आग्रह किया गया, वर्षा होकर इस धरती की प्यास बुझाए, है लोगों का जो मन तृप्त है उसे शांत करे, उसका आग्रह किया गया है। आगे देखते हैं। ये है धर्मवीर भारती। काले मेघा पानी दे संस्मरण में, क्या है संस्मरण, मतलब याद किया गया लेख है, में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। मतलब मान्यताएं और साइंस, जो भी अपनी लोक प्रचलित विश्वास है और विज्ञान क्या कहती है और लोक में क्या विश्वास है, उनकी जो द्वंद्व है, उनकी जो टकराट है, उसका सुंदर चित्रण किया गया। ठीक है, तो इसमें लोक में प्रचलित विश्वास और व्यंग के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है। शिक्षित समाज विश्वास और विज्ञान के बीच तालमेल का भाव देखता है। बल्कि शिक्षा समाज क्या दिखाते हैं, जो पढ़ा लिखा समाज क्या देखता है कि विश्वास और विज्ञान में क्या है, तालमेल का भाव देखता है। ठीक है, अब आते हैं धर्मवीर भारती के बारे में। इनका जन्म सन 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जन्मे धर्मवीर भारती जी आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। आज़ादी के बाद के साहित्यकार विशिष्ट स्थान रखते हैं। उनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य, रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। मतलब विविध विधाओं पर उन्होंने लेखन कार्य किया। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भावपूर्ण प्रेम कथा है। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को एक नया आयाम प्रदान किया। किसका? धर्मयुग के संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को नया आयाम प्रदान किया। सन 1997 में उनका देहांत हो गया। पद्मश्री, व्यास सम्मान और साहित्य के कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। तो आओगे तो धर्मयुग पत्रिका का नाम आते ही आप समझ जाना किसने लिखी है, कौन संपादन करते थे? धर्मवीर भारती। ठीक है, सन 1926 इलाहाबाद में जन्म हुआ और ये इनका सबसे लोकप्रिय उपन्यास कौन था? गुनाहों का देवता। आगे देखते हैं। विषय वस्तु क्या कहती है पाठ की? प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने लोक में प्रचलित विश्वास और व्यंग के द्वंद्व को मिश्रित किया है, दोनों का मिश्रण दिखा है। विज्ञान तर्क पर आधारित होता है जबकि विश्वास जनता के मन पर टेका होता है। भाई विज्ञान है जो किस पे परखा जाता है? कसौटी पर, उसे चेक किया जाता है कि ये सही है या गलत है, उसको कोई तर्क होना चाहिए। और विश्वास वो जनता के मन पर टिका रहता है। लेखक बताता है कि आषाढ़ के पहले पखवाड़े में, बरसात का जो महीना है आषाढ़ का, गर्मियों में जो भीषण गर्मी का महीना होता है और उसमें बरसात आ जाती है, तो आषाढ़ के पहले पखवाड़े में बारिश न होने पर, पखवाड़े यानी 15 दिन में, ठीक है, महीने के 15 दिन में अगर बरसात नहीं आती है तो भारत के गांवों में बच्चों की इंद्र सेना घर घर से पानी मांगती है। तो क्या कहती है कि अगर वो 15 दिन बारिश नहीं होती है तो चारों तरफ सूखा ही सूखा हो जाता है। तो क्या करते हैं, तो बच्चे हैं ना, अपने भारतवर्ष के बच्चे हैं वो गांव के बच्चे, खुद के गांव की बात बता रहा था कि वो बच्चे हैं जो क्या निकल जाते हैं, गांव गांव के बच्चे एक झुंड बनाकर, टोली बनाकर, हैं, और पानी की मांग करते हैं। क्या करते हैं? पानी की मांग करते हैं घर घर जाकर। तो भारत के गांव में, ये हर भारत के जितने गांव हैं सब में बच्चे भागते हैं। तो जो पानी की मांग करते हैं, इसलिए इसे क्या बोला? इंद्र सेना बुलाता है। वे उस पानी से नहाते हैं। वो सब लोग फिर क्या करते हैं, वो जो गली मोहल्लों से निकलते हैं, गांव से निकलते हैं, तो सब लोग गलियों से वो उनको पानी फेंकते हैं और फिर कीचड़ हो जाता है, उस पर उलेटते हैं। तो लेखक इसे पानी की बर्बादी मानता है। लेखक इसे पानी की बर्बादी मानता है। बस इंद्र सेना क्या होती है? बारिश नहीं होती है तो क्या करती है? वो निकल जाती है। तो क्या करती है?
तो ये जो इसमें यही जो पानी बर्बादी होता है, ये पढ़े लिखे लोगों को क्या उत्तेजित करता है। तो इसमें आषाढ़ के 15 दिन जब सूखे हो जाते हैं तो चारों तरफ सूखा ही सूखा होता है, पानी कमी रहती है, तो इंद्रसेना गांव की गलियों में जयकारी लगाते हुए पानी मांगती फिरती है। फिर लोग उन पर पानी फेंकते हैं, कीचड़ हो जाता है, नहाते हैं, जैसे इस पर फोटो में दिखा हुआ है कि चारों उस कीचड़ में खेलते हैं, कूदते हैं, मतलब पानी की बर्बादी की बात बताई गई है। तो अभाव के बाद भी लोग अपने अपने घरों से पानी लाकर इन बच्चों को सिर से पैर तक तर कर देते हैं। सिर से पैर तक क्या कर देते हैं? तर कर देते हैं। और फिर वो कीचड़ हो जाता है तो उसे क्या करते हैं? उसमें नहाते हैं कीचड़ में। और मंडली क्या आता है? गंगा मैया की जय है लगाती हुई और घूमती रहती है। अनावृष्टि के कारण शहर के अपेक्षा गांव की हालत त्रासदपूर्ण हो जाती है। अनावृष्टि क्या होती है? जब बरसात नहीं होती, ये होती है अनावृष्टि। अतिवृष्टि जब बरसात बहुत ज्यादा होती है। अनावृष्टि की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती है। अनावृष्टि के कारण खेतों की मिट्टी है जो सूखकर पत्थर जैसी हो जाती है और जमीन फटने लग जाती है। पशु प्यास के कारण मरने लग जाते हैं। कहीं बारिश का नामो निशान नहीं होता, बादल कहीं नजर नहीं आते। ऐसे में लोग पूजा पाठ कर हार जाते हैं तो यह इंद्रसेना निकलती है। तो ऐसे में इंद्रसेना निकल जाती है जब कोई सहारा नहीं होता है बरसात का। तो इसमें जो पानी की बर्बादी वो लेखक को बड़ी चुभती है, वो लेखक को बड़ी उत्तेजित कर देती है कि इतना पानी नहीं है, फिर पानी की बर्बादी होती है। आगे देखते हैं। देखो, आज के वैज्ञानिक युग में वह इसे अंधविश्वास मानता। कौन? धर्मवीर भारती। परंतु उसकी जीजी, ये जीजी कौन है? मतलब उसके पड़ोस में एक महिला थी जो उसे बहुत प्रिय थी और उसे वो बहुत प्यार करती थी, उसको वो जीजी कहता है। ठीक है। तो जीजी उसके तर्कों को काट देती है। लेखक कहता है कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, तभी हम प्रगति कर पाएंगे, कहती है। और लेखक क्या कहता है? उसके तर्क को काट देती है। तर्क देगी, हम अभी बताएंगे आपको। वो कहते हैं कि हम खेत में एक मुट्ठी अनाज फेंकते हैं, जब एक बोरी अनाज पैदा होता, हम जितना दान करेंगे उतना ही भगवान हमें वो वापिस देगा। हम पानी फेंकेंगे, पानी का दान करेंगे तो हमें भगवान पानी पानी बरसाएगा। गुड़दानी की बात है, जब गुड़दानी देगा तो भगवान हमें अन्न देगा उसके बदले। ठीक है। तो वो मान्यता है उनकी, किनकी? गांव के लोगों की। तो लोग अंधविश्वास के कारण पानी की कमी होते हुए भी पानी को बर्बाद कर रहे हैं, ये अंधविश्वास के कारण है, ऐसा लेखक मानता है। और इस तरह के अंधविश्वास से देश में बहुत क्षति होती है। क्षति यानी बहुत नुकसान होता है, जिसके कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और उनके गुलाम बन गए। बस इन अंधविश्वासों के कारण हम क्या हो गए? उनके गुलाम हो गए और पिछड़ गए। वैसे तो इंद्रसेना की उम्र का था कौन? छोटी उम्र का था, पर सोच बड़ी थी। किसकी? धर्मवीर भारती की। वह आर्य समाजी संस्कारों से युक्त तथा कुमार सुधार सभा का उपमंत्री भी था। मतलब आर्य समाजी संस्कारों से युक्त था वो, और कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था। अतः उसमें समाज सुधार का जोश था। ध्यान देना बातों पर। आर्य समाजी संस्कार से युक्त था, कुमार सुधार सभा मतलब जवानों की जो सुधार सभा का था उसका उपमंत्री भी था। उसमें समाज सुधार का क्या था? जोश था। वो अंधविश्वास से डट कर लड़ना चाहता था। लेखक को जीजी उसे अपने बच्चे से ज्यादा प्रेम करती थी। ठीक है। तीज त्योहार पूजा अनुष्ठानों को जिन्हें लेखक अंधविश्वास मानता था, किनको? तीज त्योहार पूजा अनुष्ठानों को वो अंधविश्वास मानता था। जीजी के कहने पर उसे सब कुछ सहना पड़ता था। क्यों? अगर मैं नहीं मानूंगा तो जीजी क्या हो जाएगी? नाराज हो जाएगी, उनके दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे। इस बार जीजी के कहने पर लेखक ने मित्र मंडली पर पानी नहीं फेंका। सब लोग पानी फेंकते थे, जीजी भी फेंकती थी तो उसने नहीं फेंका, तो जिससे वो नाराज हो गई। बाद में लेखक को नाराज हो गई। बाद में लेखक को समझा बुझाकर उसने अनेक बातें कही। अब उनमें तर्क होता है कि जीजी का क्या तर्क था, वो क्या तर्क थे। तो वो कहती है, जीजी पानी फेंकना अंधविश्वास नहीं है बेटा, यह तो हम उनको अर्घ्य चढ़ाते हैं। अर्घ्य अर्घ्य चढ़ा के ना, सूरज भगवान को अर्घ्य चढ़ाते हैं। ठीक है। जिससे खुश होकर इंद्र हमें पानी देता है। ये तो हम पानी चढ़ाते हैं देवता को, इससे खुश होकर भगवान हमें, इंद्र भगवान क्या देते हैं? पानी पानी देता है।
उन्होंने बताया कि ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। उन्होंने बताया कि ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। जीजी ने लेखक के तर्कों को बार बार काट दिया। अंत में लेखक को कहा कि किसान पहले 5-6 शेर, 5-6 शेर क्या होता है बेटा, 5-6 केजी यानी किलो अच्छा गेहूं बीज रूप में अपने खेत में बोता है और तत्पश्चात वह 30-40 मन अनाज उगाता है। मतलब 30-40 मन अनाज पैदा हो जाता है उसके। मन मानी कितना, एक मन में कितना होता है, 40 किलो। मतलब जब 4-5-6 किलो बीज डालेंगे खेत में गेहूं के, जब 30-40 मन अनाज उगता है, तो मन का मतलब कितना है, 40 से, तो इसे मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है। फिर वैसे ही यदि हम बीज रूप में थोड़ा सा पानी नहीं देंगे, अगर हम बीज रूप में पानी नहीं देंगे तो बादल फसल के रूप में फिर हमें पानी कैसे देंगे, फिर हमें पानी कैसे देगा बादल। ये ऐसी मान्यताएं हैं इसकी। तो जीजी इसको पानी की बर्बादी नहीं मानती है। ठीक है। अब इसमें बात तय था कि हम अंधविश्वासों को माने तभी हम अंग्रेजों के गुलाम बन के रहेंगे। तो इसमें लेखक की राष्ट्रीय चेतना भावना मुखरित होती है। कौन सी भावना, राष्ट्रीय चेतना भावना, कि आजादी मिलने के बावजूद भी पूर्णतः आजाद नहीं हुई। हम आज भी अंग्रेजों की भाषा, संस्कृति, रहन सहन से आजाद नहीं हुए हैं। हमने अपने संस्कारों को नहीं समझा है। हम भारतवासी मांगे तो बहुत करते हैं। हम भारतवासी मांगे तो बहुत करते हैं। क्या करते हैं, मांग तो बहुत करते हैं, लेकिन त्याग की भावना हमारे अंदर नहीं है। हर कोई भ्रष्टाचार की बात करता है, लेकिन कभी नहीं देखता कि क्या हम स्वयं उसका अंग नहीं बन रहे हैं। मतलब क्या कहते हैं, मांगता ही मांगता है, त्याग की अंदर भावना नहीं है। हर जगह भ्रष्टाचार है और कभी नहीं देखते कि हम स्वयं इसके अंग तो नहीं बन रहे हैं भ्रष्टाचार की। हैं, देश की अरबों खरबों योजनाएं न जाने कहाँ गुम हो जाती हैं। मतलब देश की योजनाएं नहीं पहुंच जाती, तब जाके गाँव की स्थिति है। तभी तो कहा गया है कि शहरों की बजाय गाँवों की स्थिति बड़ी त्रासद है। वहां पर मूलभूत आवश्यकताओं की चीजें भी नहीं है, तो गुम हो जाती है। कि काले मेघा खूब बरसते हैं, लेकिन फूटी गगरी खाली ही रह जाती है, बैल प्यासे रह जाते हैं। मतलब और स्थिति ऐसी कैसी रह जाती, पता नहीं कब जाके स्थिति बदलेगी। यहाँ पर देश की जो भ्रष्टाचार की समस्या, उसके ऊपर कटाक्ष किया गया है। मतलब सारी योजनाएं आती हैं, सब पैसा आता है, परंतु वो मटकी है जो भरती नहीं है, खाली रह जाती है, बैल प्यासे रह जाते हैं, लोगों तक पैसे नहीं पहुंच पाते हैं, और ये स्थिति पता नहीं कब बदलेगी। मतलब इसमें यहाँ पर राष्ट्रीय चेतना मुखरित हुई है कवि की, और बाद में देश की भ्रष्टाचार व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। ठीक है। तो इसमें ये क्या गया है कि किसी भी चीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनाना चाहिए, परंतु जीजी थी जो उसकी, वो उसकी बातों को काट दिया करती थी, क्योंकि वो क्या क्या मानती थी कि कहते कि विश्वास है, विश्व का विश्वास भी बड़ा अच्छा था कि भाई हम जैसा दान करेंगे, दान पुण्य शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा माना है। हम जितना ना डालेंगे तो वो हमें उतना रिटर्न में मिलेगा। हम वही पानी की बात है, हम पानी देंगे तभी तो भगवान हमें पानी बरसाएगा, तो तभी हम प्रगति कर पाएंगे। वह विरोधी होकर भी स्वयं को इन अंध परंपराओं से मुक्त नहीं कर पाता है, क्योंकि जीजी का स्नेह उन तर्कों पर भारी पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, रखता है, पर वो जीजी के तर्कों को नहीं काट पाता। क्यों? क्योंकि जीजी का स्नेह उसके आगे अड़ जाता है, उसका प्यार उसके आगे अड़ा जाता है। तो लेखक सोचता है कि इंद्रसेना पानी की बर्बादी ही करती है। यह बात उसके मन को कचोटती है, मतलब चोट पहुंचाती। इस तरह के अंधविश्वास देश को क्षति ही करते हैं, मतलब देश को नुकसान ही पहुंचाते हैं, ऐसा कहा है। किसने कहा? लेखक ने। तो जीजी का लेखक के प्रति क्या अपनापन था, इस अपनापन के लिए क्या वो उसके तर्कों में क्या निरुत्तर हो जाता है, मतलब नहीं दे पाता है। ठीक है। तो जीजी उसे बहुत प्यार से रखती थी और उसे लड्डू मठरी खाने के लिए बहुत सारी चीज दिया करती थी। ठीक है। तो अब याद आया, तो जीजी ने क्या दिया, पानी की बर्बादी नहीं है, ये पानी का क्या अर्घ्य है, देवता पर अर्घ्य चढ़ाते। दूसरा क्या तर्क दिया था जीजी ने, कुछ पाना है तो पहले देना होता है, दान को सबसे महान कहा गया है, दान के लिए त्याग करना पड़ता है। क्लियर? अभाव की स्थिति में किया गया दान ही सच्चा त्याग होता है। और दान क्या होता है?
जब व्यक्ति को जरूरत हो तभी कोई चीज दी जाए तो वही दान कहलाता है। जब अगले से पहले से मौजूद है और फिर कोई चीज देते हैं वो दान नहीं कहलाती। सूखे के द्वारा, सूखे में हमारे द्वारा फेंका गया पानी ही पानी की बुआई है। अगर सूखा पड़ रहा है और अब पानी की जरूरत है और पानी की अब इस समय हम पानी फेंक रहे हैं, इसकी बुआई करते, यही असली बुआई है, तभी हमें उसका सही फल मिलेगा। हम बीज बोकर पानी देते हैं, तब काले बादलों से पानी मांगते हैं, पहले खुद दो तो देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। एक व्यक्ति का आचरण ही सबका आचरण बनता है, मतलब एक व्यक्ति का आचरण है वो सब व्यक्ति का आचरण बनता है। तो कहते हैं कि अब लेखक को ये बात को छोड़ते कि इस तरह के अंधविश्वास से देश को क्या होती है, हानि होती। अब देखो ये गुड़ धानी देते हैं, कौन देते हैं, गुड़ और धानी है। तो गुड़ धानी क्या देते हैं, वही त्याग की भावना कि हमें क्या देंगे, क्या अनाज देंगे खाने के लिए, क्या देंगे, अनाज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये महिला है जो बच्चों को क्या दे रही है, गुड़ और धानी दे रही है। गुड़ धानी मतलब धान से बना हुआ है ये रहता है। तो इंद्रसेना बादलों से पहले पानी मांगती है और बाद में गुड़ धानी मांगती है। ठीक है, तो ये गुड़ धानी क्या होती है, गेहूं और चने को भूनकर उसे पिघले हुए गुड़ में मिलाकर गुड़ धानी बनाई जाती है। वर्षा होगी तभी गेहूं, चने, ईख यानी गन्ना आदि की बुआई होगी और इस सब के पैदा होने पर ही गुड़दानी बनेगी। गुड़दानी तभी तो बनेगी भाई, जब भी तो अनाज पैदा होगा तभी गुड़ को मिलाएंगे। गुड़ किससे बनता है, गन्ने से पैदा होता है। ठीक है, तो यहाँ गुड़दानी भोजन का प्रतीक है। तो बादलों से भोजन मांगा जा रहा है क्योंकि मनुष्य की मूल आवश्यकता में हवा के बाद जल और अन्न का स्थान होता है। पहले हवा का होता है, फिर जल का होता है और फिर अन्न का स्थान होता है। तो गुड़दानी का यहाँ एक अर्थ प्रसन्नता से भी लिया जा सकता है। किसे लिया जा सकता है, प्रसन्नता से भी लिया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना। त्याग और दान के महत्व को रेखांकित करते हुए लेखक की दीदी लिखा, जी किशोर मन की जिज्ञासा शांत कर दी। आज 50 वर्ष से भी ज्यादा हो गए लेकिन इंद्रसेना का यह प्रसंग लेखक को याद है। हाँ, लेखक 50 वर्ष का हो गया लेकिन प्रसंग याद है। वह कहता है कि आज आदमी स्वार्थी हो गया। क्या हो गया, स्वार्थी हो गया। वही बात है, क्या स्वार्थी हो गया, बस मांगता ही मांगता है, त्याग की भावना नहीं है उसके अंदर है। हर कोई भ्रष्टाचार की बात करता है, ये कभी नहीं देखता कि कहीं मुझसे तो नहीं हो रहा है भ्रष्टाचार। ये बात है, हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं परंतु हम एक स्तर पर हम सभी स्वयं को भ्रष्टाचार के अंग बने हुए पाते हैं। अतः योजनाएं तो आती हैं परंतु वो आम व्यक्ति तक, जो व्यक्ति जिनको जरूरत है वहां तक नहीं पहुंच पाती है और स्थिति वैसी की वैसी रह जाती है। तो लोगों की जो स्थिति है वो नहीं बदलती है। तभी कहता है कि पता नहीं कभी स्थिति बदलेगी। ऐसी चिंतनीय स्थिति है लेखक की। तो लेखक ने देश की जो भ्रष्टाचार की समस्या के प्रति व्यंग किया है। आगे देखते, अब देखो देश शब्दों का प्रयोग। जो देश है यानी ग्रामीण भाषा के प्रचलित शब्द। तो गुड़धानी, गुड़ और चने को भूनकर उसमें पिघला हुआ गुड़ मिला दिया जाता है तो वो मीठा बनने वाला जो लड्डू गुड़धानी कहलाता। टेरने यानी आवाज लगाते। 10 तप्पा, 10 मानी 10, तपा मानी तपने वाले दिन यानी गर्मी के 10 दिन। ठीक है, तो ये गर्मी कब का महीना है, तो आषाढ़ के 15 दिन निकल जाते हैं यानी भारतीय पंचांग में जेठ और आषाढ़ वर्ष के जून और जुलाई के महीने होते हैं। कौन से महीने होते हैं, जून और जुलाई। तो जून जुलाई के, जिसमें और महीनों की अपेक्षा ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, पहले जेठ आता है, उसमें जून का महीना होता है, फिर आता है आषाढ़, फिर उसमें जुलाई का माह आता है। तो उसके 10 तपे दिन यानी उसके 10 तपे दिन और पखवाड़ा मानी 15 दिन, उसके 15 दिन की बात होता है ये गर्मी के महीने का। डोर डंगर पशु, सतिया जो स्वास्तिक चिन्ह होता है, और अर्घ्य मानी जल चढ़ाना, जो भगवान के ऊपर जल चढ़ाते हैं उन्हें शांत करने के लिए। तो ये क्या कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, अर्घ्य चढ़ाना कहते हैं। और जैसे त्राहिमाम यानी बचाओ
हैं। निर्मम मानी क्या होता है? कठोर। तमतमाई क्या होता है? गुस्से में। ढकोसला, ऐसा भी है ढकोसला है मतलब दिखावा है। मदरसा क्या होता है? स्कूल। भूजा मानी भुनावन। हर छठ के दिन, ये क्या है? जन्माष्टमी से 2 दिन पूर्व बनाए जाने वाला पर्व। याद रखना, हर छठ क्या होता है? जन्माष्टमी से 2 दिन पूर्व बनाए जाने वाला पर्व। अब दूसरी बात, छठ पूजा क्या होती है? दीपावली के बाद बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में जो जो त्योहार मनाया जाता है वो है, वहां में जाके नदी में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, छठ माता की, वो छठ पूजा होती है। और हर छठ जन्माष्टमी के 2 दिन पूर्व बनाए जाने वाला त्योहार होता है। बारजे यानी बरामदे में। समवेत यानी इकट्ठी मूली, सब एक साथ इकट्ठे होकर। ठीक है। जेठ क्या होता है? एक जेठ होता है, एक रिश्ता होता है, जेठ बोलते हैं, मतलब अब पति अपने पति का बड़ा भाई क्या कहलाता है? जेठ कहलाता है। और जेठ यहाँ पे ज्येष्ठ मास की बात है, जेठ माह का यानी ये ये जून का जो महीना होता है उसे जेठ बोलते हैं। मेघा बादल होते हैं। क्षितिज क्या होते हैं? यहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं। ठीक है। क्षति आपको बता ही दिया गया है, प्रतिम हानि होती है, नुकसान होता है। ठीक है। अर्घ्य जल चढ़ाना बता दिया। किलापस्त होना, ये मुहावरा है, ये किलापस्त होना यानी हार जाना। अब आपको बताया गया ये शैली यहाँ पे जो है ये क्या कहता है? वर्णात्मक शैली में और संस्मरणात्मक रूप से लिखा गया है, ये लेख है। तो ये कौन शैली होगी? संस्मरणात्मक शैली। ठीक है। वर्णन के साथ यानी संस्मरणात्मक एवं वर्णात्मक शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। आई बात क्लियर समझ में? तो 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 क्या कहते थे? तो इसे क्या जो लोग नापसंद करते थे, इस इंद्रसेना को किस नाम से पुकारते थे? मेंढक मंडली। क्योंकि मेंढकों की तरह उछल कूद करती थी, शोर शराबा करती थी, कीचड़ कीचड़ किया करती थी, हैं? वो उन्हें क्या करते थे? मेंढक मंडली कहते थे। और जो इनमें विश्वास करते थे वो इसे इंद्रसेना कहा करते थे। मतलब एक ही चीज के दो रूप सामने आते हैं हमारे सामने। जो लोग नापसंद करते थे उन्हें क्या करते थे? मेंढक मंडली कहते थे, इंद्रसेना को। और जो विश्वास किया करते थे उन्हें क्या कहते थे? इंद्रसेना कहते थे। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इसमें बताया गया किन किन बातों का जिक्र किया गया। लोक प्रचलित विश्वासों का चित्रण। समाज के अंधविश्वास दूर करने में युवा पीढ़ी का सबसे बड़ा योगदान है। युवा पीढ़ी का क्या है? सबसे बड़ा योगदान है। दूसरा, जल संचय का संदेश, मतलब पानी को बचाने का संदेश दिया गया है लेखक ने। और पानी की बर्बादी का क्या किया गया? विरोध किया है, बार बार क्या किया है? विरोध किया है। और दान और त्याग की महत्ता उदाहरणों द्वारा बताया गया है। और सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार से विकास में बाधा क्यों बतलाया गया है। अब गांव में पुनरावर्ती प्रश्न, गांव में इंद्रसेना क्या करती है? हमने पर देखा पढ़ा कि जब आषाढ़ के 15 दिन निकल जाते हैं, चारों तरफ क्या नहीं आती है? बरसात नहीं होती है, धरती सूख जाती है, धरती फट जाती है सूख में। ऐसे समय में सब लोग पूजा प्रार्थना करते हैं, तो बारिश नहीं आती है, तो क्या करते हैं? सब बच्चे हैं जो टोली बना करके और वो निकलते हैं और गली गली जाकर गांव गांव के घूम घूम करके और गंगा मैया की जयकारे लगाते हुए और पानी और गुड़दानी मांगते हैं। क्यों? क्योंकि पानी क्या है? जीवन का क्या था? मुख्य स्रोत है। हवा के बाद पानी का मुख्य स्थान आता है। और गंगा मैया की जय क्यों बोलते हैं यहाँ पे? सबसे पहले क्योंकि नदियों को पूज्य माना गया है। ठीक है। तो गांव में जब सूखे की स्थिति हो जाती है तो बालकों की टोली निकलती है, लोग उसमें पानी फेंकते हैं और लथपथ होकर और वो उस कीचड़ से खेल मतलब लथपथ हो जाते हैं और बादलों से बरसने के लिए विनती करते हैं। ठीक है। तो वो तो क्या करते हैं? वो चारों तरफ घूमते फिरते हैं और कीचड़ से लथपथ हुए रहते हैं और लोगों को क्या कहते हैं कि गुड़ और धानी और पानी की बरसात करो। परंतु जब शिक्षित लोग हैं वो उससे बड़े नाराज होते हैं, बड़े नाराज होते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह की ये जो काम करते हैं
ये उनको पसंद नहीं है, तो इसलिए उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया, मेंढक मंडली कर दिया कि ये जबरदस्ती क्या करते हैं, शोरगुल करते हैं, अनावश्यक क्या कहता है जल की बर्बादी करते हैं, ये घूमते फिरते रहते हैं, इसलिए उनको मेंढक मंडली के नाम दिया। परंतु जो विश्वास करते हैं वो क्या है, इनको क्या इंद्र सेना का नाम दिया गया है, और इन पर पानी की बरसात करते हैं और इनको खाने के लिए और गुड़दानी दी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। पानी दे गुड़दानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़दानी की मांग क्यों की जा रही है? अब देखो, इंद्रसेना बादलों से पहले पानी मांगती है और बाद में क्या, गुड़दानी मांगती है। पानी क्या होता है, पहले पानी मांगे तभी तो फसल पैदा होगी। ठीक है, यही तो बात है। तो पानी पहले मांगेगा, तो पहले हवा की इंपॉर्टेंट मुख्य चीज हो गई, फिर पानी हो गया, और फिर क्या हो गया, अन्न मुख्य चीज हो गया। तो पहले क्या मांगती है, पानी मांगती है, बाद में गुड़दानी। तो गुड़दानी क्या होता है, गेहूं और चने का को भूंद करके उसमें पिघला हुआ गुड़ मिलाकर लड्डू रूपी बना लिया जाता है, वो गुड़दानी कहलाती। तो क्या उनकी विच क्या है, क्यों करती मांग कि वर्षा होगी तभी गेहूं, चने और गन्ने आदि की बुआई होगी, और इन सब के पैदा होने पर ही गुड़दानी बनेगी। यहाँ पर गुड़दानी किसका प्रतीक है, भोजन का प्रतीक है। और बादलों से ऐसा लग रहा है जैसे भोजन मांगा जा रहा है, क्योंकि मनुष्य की मूल आवश्यकताओं में हवा के बाद क्या आता है, पानी आता है, और पानी के बाद अन्न का स्थान होता है। इसीलिए पहले जल मांगा गया है और फिर अन्न का आह्वान किया गया है, वो मांगा गया है। तो गुड़दानी यहाँ पे एक तरह से प्रसन्नता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, प्रसन्नता का प्रतीक है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब ये लड़के लोग इतने इकट्ठे हो जाते हैं, तो जब इतनी युवा शक्ति इकट्ठी हो जाती है तो ये तो कुछ भी कर सकती है, हैं? कुछ भी कर सकती है। तो क्या इंद्रसेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत हो सकती है? क्या आपके स्मृति कोश में ऐसा कोई अनुभव है जब युवाओं ने संगठित होकर समाजोपयोगी रचनात्मक कार्य किया है या उल्लेख है? अगर ऐसा है तो देखो, जब कोई भी मांग की जाती है, यहाँ पर भाई कहते हैं कि परीक्षा का सही समय नहीं बताया गया, अचानक से परीक्षा आयोजित कर देता है या विश्वविद्यालय, तो सारे बच्चे या छात्र नेता ऐसे इकट्ठे होकर पर्याप्त समय की मांग करते हैं कि हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, तब जाकर ही तो हमसे परीक्षा लेंगे पाठ्यक्रम के अनुसार। तो मांग से एक उन जो मनमानी जो रवैया है उसका विरोध किया जा सकता है, अपने अधिकारों की मांग की जा सकती है। अगर कोई आपके अधिकारों का हनन कर रहा है तो आपका पूरा एकजुट होकर आप अपनी सुरक्षा के लिए, देश में हो रहे भ्रष्टाचार के लिए, अन्याय के लिए आप एकजुट होकर आवाज उठा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक समाज उपयोगी रचनात्मक कार्य किया जा सकता है। देखो, तो काले क्या इंद्रसेना आज की युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत हो सकती है? तो देखो, इंद्रसेना अपने क्रियाकलापों द्वारा युवाओं के रचनात्मक प्रेरणा दे सकती है। मतलब अपने क्रियाकलापों द्वारा युवाओं को क्या दे सकती है, प्रेरणा दे सकती, कैसी, रचनात्मक प्रेरणा दे सकती है। और ये कैसे, सामूहिक प्रयास कहलाता है। जब बहुत सारे युवा एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे सेना के रूप में, सेना ही बहुवचन है, तो ये क्या, सामूहिक प्रयास कहलाता है। इंद्र सेना में इतनी क्षमता है कि समाज में बुराइयों को दूर कर सकती है। किसको दूर कर सकती है, बुराइयों को। वे लोग कमजोर वर्ग के पक्ष में आवाज उठा सकते हैं। अगर कोई कमजोर पक्ष है, उसके अन्याय हो रहा है उसके साथ, तो उसकी आवाज उठा सकते हैं। और शोषणकारी शक्तियों का, जो शोषण करती हैं, ऐसी शक्तियों का जमकर विरोध कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर युवा चाहे ना तो समाज को बहुत ऊंचे स्थान पर ले जा सकते हैं। कहाँ ले जा सकते हैं, बहुत ऊंचे स्थान पर ले जा सकते हैं। आगे तो इस पाठ में यही है कि एक तो इसमें बताया लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया। ठीक, इतना बात समझ में। जब आषाढ़ के 15 दिन यानी जुलाई का 15 दिन निकल जाते हैं, तो वर्षा नहीं होने में, ऐसे में इंद्रसेना कीचड़ में लेटकर या पूरी इंद्रसेना इकट्ठी होकर गांव गांव जाती है और लोग उसमें पानी की बरसात करते हैं, पानी की और गुड़दानी की मांग करते हैं। फिर वो उसे कीचड़ में लेकर बारिश के लिए क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तब गांव वाले उन पर क्या करते हैं, पानी डालते हैं और उनके विश्वास के अनुसार उन पर क्या करते हैं, और गुड़धानी देते हैं। तो ये पर लेखक इसे तरक्की कसौटी पर कसता है। क्या ये सही है, पहले पानी की कमी है क्या, ऐसे में
क्या पानी को बर्बाद करना उचित है? परंतु जो विश्वास करते हैं वो वर्ग विभिन्न तर्कों के माध्यम से उसके कटाक्ष किया जाता है, परंतु लेखक को नहीं बोलता है जी जी किसान, क्योंकि उनका स्नेह उसके आड़े आ जाता है। तो आप सब इस अध्याय को दोबारा पढ़ना कि रीडिंग मारना पहले इस चैप्टर की कि इंद्रसेना कौन है, बालकों की, युवा बालकों की टोली, ठीक है। लेखक कौन है? कुमार सुधार सभा का उपमंत्री, आर्य संस्कारी। वो अंधविश्वासों को, बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता है। उसके विचार एक तरह में क्या है? सुधारवादी विचार है। गांव की मान्यताएं अलग है, ठीक है। तो उन दोनों में क्या है? द्वंद्व हो गया। क्या हो रहा है? द्वंद्व हो रहा है। तो उस द्वंद्व का क्या किया? एक आकर्षक रूप से चित्रण किया है यहाँ पर धर्मवीर भारती ने। तो उसके बारे में बताया गया है कि घर घर जाके निकलती है, परंतु इसे कुछ लोग मेंढक मंडली भी बोलते हैं। विश्वास जो विरोध करते हैं मेंढक मंडली, और जो इस पे विश्वास करते हैं वो इंद्रसेना कहते हैं। जब इंद्रसेना सबसे पहले निकलती है तो किसकी जय बोलती है? गंगा मैया की। गंगा मैया के बाद जय बोलने का क्या कारण है? क्योंकि गंगा मैया हमारे भारतीय जनजीवन में विशेष आदर सम्मान प्राप्त है। मतलब हमारे भारतीय हिंदू समाज में इसका बहुत ही आदर पूर्वक नाम लिया जाता है और कहते हैं कि गंगा हमारे शुभ कार्य करने से पहले गंगा मैया का स्मरण करना बहुत जरूरी है। कोई भी शुभ काम करें तो गंगा मैया का स्मरण करना जरूरी है। हमारे सारे पापों को नष्ट कर देती है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करती है। और गंगा मैया दूसरा जल का भंडार है, और इंद्र से भी जल बरसाने की प्रार्थना करते हैं। काले मेघा पानी दे, यानी काले 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 मेघा कैसे होते हैं? वह पानी से भरे हुए मत है। तो दोनों का संबंध किससे होता है? जल से होता है। और हमारी भारतीय संस्कृति में नदियों को पूज्य माना गया है, नदियों को माँ की मान्यता दी गई है, ठीक है। तभी तो हर कोई एक सभ्यता है, हर कोई औद्योगिक बस्ती है, हर कोई एक नगर है, हर कोई धार्मिक नगर है, और नदियों के तट पर ही बसे हुए हैं, ठीक है। तो दूसरी बात, नदियों को यहाँ हमारे यहाँ मोक्षदायिनी माना जाता है कि हम नदियों के द्वारा हमें क्या मिलता है? मोक्ष मिलता है। और नदियों में गंगा का स्थान क्या है? सर्वोपरि है। अगर आपसे इस पूछे तो आपको इस तरह इसका उत्तर लिखना है, ठीक है। और दूसरा, अगर आपसे पूछें कि मेंढक मंडली कौन कौन कहते थे इंद्रसेना को? हैं? कौन कहते थे? जो लोग पानी की बर्बादी करते थे, हैं, जो लोग इसे पानी की बर्बादी मानते हैं, शोरगुल करते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, और ऐसे ऐसे कीचड़ कादों से चिढ़ते थे, वो लोग इसे क्या करते थे? मेंढक मंडली कहा करते थे। जो इसे कीचड़ कादों से, शोरगुल से, उनके नग्न जो स्वरूप, आधे नग्न स्वरूप था, उसे देकर चिढ़ते थे, वो लोग इसे क्या कहते थे? मेंढक मंडली कहते थे। परंतु जो इनमें विश्वास करते थे वो इन्हें क्या कहते थे? इंद्रसेना कहा करते थे। और ये है जो जो समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार है, उसके विरुद्ध क्या किया गया है? व्यंग किया गया है, ठीक है। और दोनों में क्या करता है? विरोध होता है इसमें, क्योंकि लेखक विज्ञान का पक्ष लेता है, जी जी किसका पक्ष लेती है? आस्था का पक्ष लेती है। तो दोनों में बड़ा व्यंग होता है, परंतु जी जी के तर्कों के सामने स्वयं को ऐसा ही मानता है, क्योंकि जीजी उसे बहुत स्नेह करती थी, हैं। इसीलिए वो इस अंधविश्वासों को चुपचाप क्या लग जाता है? सहन करना सीख लग जाता, सीख वो क्या सहन करना, सहन कर जाता है। कहने मतलब सीखता तो नहीं है, पर सहन करने लग जाता है। तो यहाँ पर जल संचय का एक संदेश दिया गया है कि हमें कैसे भी करके जल को बचाना चाहिए, कि जल का इस प्रकार से क्या नहीं करना चाहिए? अंधविश्वास में आकर के क्या नहीं करना चाहिए? बर्बादी नहीं करनी चाहिए। तो इस चैप्टर को आप पढ़ना दोबारा, और इस वीडियो को देखना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें पानी का आग्रह किया गया है। पानी का आग्रह करने से जो सूखी धरती है उसकी प्यास बुझे, नया जीवन अंकुरित हो, है उसमें नई लोग अपने काम से जुड़े, लोगों के जो अशांत मन है उसे शांति मिले, तृप्ति मिले, और लोग
क्या हो, इन कष्टों से क्या निवारण हो। यहाँ पर धूप पड़ रही है, वो समाज में व्याप्त बुराइयां कष्टों का प्रतीक है, और आग्रह किया गया पानी का अच्छे दिन आने का प्रयास करना है, सुविधाओं को मिलने की बात की गई है। धन्यवाद।